नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की खबरों की दुनिया में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बड़े रहस्य और घोटाले आपके सामने आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े तस्करी रैकेट से लेकर अरावली की जंग, केरल के चुनावी नतीजे और साइबर फ्रॉड का अंतर्राष्ट्रीय खुलासा। हाँ, ये सभी घटनाएं आज आपके सामने एक साथ उजागर होने वाली हैं। तो बने रहिए क्योंकि आज की खबरें आपको झंझोर देंगी। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। कोडीन कांड का कोई अपराधी नहीं बचेगा, यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। मनरेगा को बिना किसी सलाह या बहस के खत्म कर रही मोदी सरकार, बोली सोनिया गांधी। हादी के बाद बांग्लादेश में एक और युवा नेता को मारी गोली, हालत गंभीर। हुमायूं कबीर ने किया पार्टी के नाम का ऐलान, बेलडांगा और रेजी नगर सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, वॉकआउट किया। मानिक राव कोटके को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधायक बने रहेंगे, दोष सिद्धि पर लगी रोक। इंडोनेशिया में जावा द्वीप में हादसे का शिकार हुई पैसेंजर बस, 16 लोगों की मौत। कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं, विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सोना चांदी ऑल टाइम पर हाई, सोना 1,34,000 प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी 7,483 महंगी होकर 2,08,000 पर पहुंची। शेयर बाजार में बढ़त के साथ क्लोजिंग, सेंसेक्स 638 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,100 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश में इस समय कोडीन कफ सिरप का एक बड़ा तस्करी घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ दवा का मामला नहीं बल्कि इसमें नेताओं, माफियाओं और रसूखदारों के नाम भी जुड़े हैं। कुल कारोबार तकरीबन 2,000 करोड़ का बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे नशा मुक्त प्रदेश की मुहिम बताया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। इस घोटाले में एसटीएफ और ईडी लगातार छापेमारी और जांच में जुटे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस सिंडिकेट की पूरी अंदरूनी कहानी। दरअसल कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर से। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से 2 कंटेनर रोके गए जो बाहर से दिख रहे थे जैसे नमकीन और चिप्स के पैकेट, लेकिन अंदर छिपी थी 11,967 बोतलें इस कोडीन कफ सिरप की। जांच में खुलासा हुआ कि ये सिर्फ एक ट्रक का मामला नहीं था बल्कि उत्तर प्रदेश में एक विशाल अवैध नेटवर्क काम कर रहा था। वाराणसी का मामूली मेडिकल सप्लायर शुभम जायसवाल एक बड़े किंग पिन में बदल चुका था और दुबई तक अपने तार फैला चुका था। जांच में पता चला कि करीब 57 करोड़ की 37 लाख से अधिक बोतलें फर्जी कागजात, शेल कंपनियों और जाली लाइसेंस के जरिए बेची गई और कुल सिंडिकेट का मूल्य 2,000 करोड़ तक पहुंच गया। कोडीन सिरप का इस्तेमाल न सिर्फ खांसी में बल्कि नशे के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। शुभम ने अपने पिता के नाम पर झारखंड में शैली ट्रेडर्स नाम की फर्म बनाई। कागजों पर यह दवा व्यापार करती थी लेकिन असल में सिर्फ फर्जी बिलिंग और ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में दर्जनों ऐसी फर्में बनाई गई थी। हिमाचल की फैक्ट्रियों से सिरप मंगाया जाता, गुप्त गोदामों में रखा जाता और फर्जी कागजात के जरिए बिहार, पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर तक सप्लाई किया जाता। कोरोना काल से पहले शुभम जायसवाल एक मामूली सप्लायर था, लेकिन डिमांड बढ़ने पर उसने नशे का अवसर भुनाया और पूर्वांचल के एक बाहुबली से हाथ मिलाकर प्रशासन और पुलिस पर दबाव बना लिया। जब एफआईआर दर्ज हुई और एसआईटी ने शिकंजा कसा, शुभम और उसका साथी आसिफ रातों रात अंडरग्राउंड हो गए। खुफिया जानकारी के मुताबिक दोनों इस समय दुबई में हैं। यूपी पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एसटीएफ लगातार उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक सोनभद्र, गाजियाबाद, वाराणसी और जौनपुर में 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस को शक है कि कुछ बड़े सफेद पोश और ड्रग विभाग के अधिकारी भी इस सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच कर रही है ताकि शुभम की काली कमाई से बनाई गई संपत्तियों को कुर्क किया जा सके।
वहीं राजनीतिक गलियारों में मामला गर्म है। सीएम योगी का आरोप है कि पकड़े गए आरोपियों के तार सपा से जुड़े हैं, तो सपा का पलटवार है कि ये सरकार अपनी नाकामियों और माफिया संरक्षण को छुपाने के लिए विपक्ष पर इल्जाम लगा रही है। कुल मिलाकर अब सवाल ये है कि एसआईटी और ईडी की जांच में कौन कौन फंसेंगे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का असर आने वाले चुनावों पर क्या होगा। यूपी सरकार कहती है नशा मुक्त प्रदेश की मुहिम, तो विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानता है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर भारत की जीवन रेखा दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के फेफड़े यानी अरावली पर्वत श्रृंखला आज फिर विवादों के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दायर जवाब ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक सोशल मीडिया और सड़कों पर तहलका मचा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ कानूनी परिभाषा का सवाल है या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर है। सेव अरावली की गूंज हर तरफ है और लोग सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल अरावली सिर्फ पहाड़ों और पत्थरों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। यही पर्वतमाला थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने से रोकती है। यही भूजल रिचार्ज करती है, जंगलों और वन्य जीवों को आश्रय देती है और करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा उपलब्ध कराती है। लेकिन अब यही अरावली कानून राजनीति और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि अरावली की पहचान केवल ऊंचाई के आधार पर की जानी चाहिए। स्थानीय भूस्तर से 100 मीटर या उससे ऊपर वाली पहाड़ियां ही अरावली की परिभाषा में आएंगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और गैपिंग एरिया इसके दायरे से बाहर होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यावरण विशेषज्ञ इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि अरावली को केवल ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय महत्व से देखा जाना चाहिए। गहलोत ने चेतावनी दी कि अरावली कमजोर हुई तो प्रदूषण बढ़ेगा, जल संकट गहरा होगा और वन्यजीव लुप्त हो सकते हैं। आपको बता दें, 2002 में भी राजस्थान में इसी तरह की परिभाषा अपनाई गई थी, लेकिन एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 10,000 पहाड़ियों को अरावली बताते हुए खनन पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने खनन कार्य जारी रहने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए नए परमिशन की जरूरत है। वहीं आरोप है कि सरकारी मिलीभगत से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को 60 या 80 मीटर दिखाकर खनन किया जा रहा है। अकेले राजस्थान में 100 से ज्यादा ऐसे खनन कार्य चल रहे हैं। इस मुद्दे पर एनएसयूआई ने भी सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। 26 दिसंबर को जयपुर में अरावली बचाओ पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण संगठनों और विपक्ष का कहना है कि अरावली की करीब 80 से 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए रास्ता खुल सकता है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की नई परिभाषा, पुराने खनन कार्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष का विरोध, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कानून और विकास के बीच संतुलन बना रहेगा या अरावली की चोट पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों को भारी पड़ेगी? सोशल मीडिया से सड़क तक सेव अरावली अभियान और आने वाला मार्च इस सवाल का जवाब ढूंढने में अहम साबित हो सकता है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केरल विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों से दो पार्टियों के चेहरे पर मुस्कान है। पहली पार्टी कांग्रेस, राहुल गांधी और उनके समर्थकों के लिए ये खुशी की खबर है कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने सत्ताधारी वाम मोर्चे को चारों खाने चित कर दिया है। ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम, चारों जगह लेफ्ट को पटकनी मिली है। वहीं दूसरी पार्टी बीजेपी, जिनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम 45 साल से लेफ्ट का गढ़ माना जाने वाला थरूर के इलाके में भगवा परचम लहरा रहा है। लेकिन बीजेपी की खुशी यही खत्म नहीं होती। राज्य के कई किले माने जाने वाले इलाकों में उसने धीरे धीरे सेंध लगाई है। मतलब ये कि केरल में अब राजनीति सिर्फ लेफ्ट बनाम कांग्रेस तक सीमित नहीं रह गई,
मुकाबला धीरे धीरे त्रिकोणीय होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये नतीजे 2026 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे? कौन किसका विरोधी बनेगा और कौन सत्ता की राह पर आगे बढ़ेगा? आइए जानते हैं। केरल के 6 नगर निगमों में से 4 पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने जीत दर्ज की। एलडीएफ को सिर्फ एक नगर निगम और एनडीए को भी एक नगर निगम में सफलता मिली। नगर पालिकाओं में यूडीएफ ने 86 में से 54 पर जीत हासिल की, जबकि एलडीएफ केवल 28 पर सिमट गया। एनडीए ने 2 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस गठबंधन ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 941 ग्राम पंचायतों में से 504 पर यूडीएफ का कब्जा रहा। एलडीएफ को 341, एनडीए को 26 पंचायतों में जीत मिली। ब्लॉक पंचायतों में एलडीएफ ने 63 सीटें जीती, यूडीएफ ने 79 और जिला पंचायतों में दोनों गठबंधनों को 7-7 सीटें मिली। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रामीण केरल में सीपीआई-एम की मजबूत पकड़ कमजोर पड़ती नजर आई। आमतौर पर पंचायत स्तर पर लेफ्ट का कैडर नेटवर्क और संगठनात्मक शक्ति शानदार माना जाता था, लेकिन इस बार जनता ने स्पष्ट संदेश दिया। शहरी इलाकों में एलडीएफ की हार सबसे चौंकाने वाली रही। वहीं राजधानी तिरुवनंतपुरम में एनडीए ने इतिहास रचा। 45 साल पुराने सीपीआई-एम गढ़ में 101 में से 50 डिवीजन जीतकर एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। एलडीएफ सिर्फ 29 सीटों पर सिमट गया और यूडीएफ को 19 सीटें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केरल में बीजेपी के लिए वाटरशेड मोमेंट बताया। विश्लेषकों के मुताबिक इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भावना की निर्णायक भूमिका निभाई। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में इजाफा किया और महिलाओं की सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की। लेकिन करीब 1 दशक के शासन के बाद मतदाता थकान महसूस कर रहे थे। यूडीएफ ने सबरीमला में कथित सोने की चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। लेफ्ट ने कांग्रेस विधायक राहुल ममकुठातिल पर लगे आरोपों और यूडीएफ पर कथित सांप्रदायिक गठजोड़ के आरोप लगाए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये स्थानीय निकाय चुनाव केवल एक प्रारंभिक संकेत हैं या 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बड़े बदलाव की दिशा दिखा रहे हैं? क्या यूडीएफ इस लय को बरकरार रख पाएगा और क्या बीजेपी अब केवल तीसरी पार्टी नहीं बल्कि लेफ्ट के वोट बैंक में चुनौती बन गई है? सीपीआई-एम का अगले 6 महीनों में आत्ममंथन और रणनीति तय करेगी कि क्या वह वापसी कर पाएगी। देखा जाए तो इस बार के केरल निकाय चुनाव ने साफ कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब सिर्फ लेफ्ट बनाम कांग्रेस तक सीमित नहीं रह सकती। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बदलाव, बीजेपी की मजबूती और कांग्रेस की ऐतिहासिक वापसी से अब सब अगले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। केरल का राजनीतिक परिदृश्य अब पहले से कहीं अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण बन गया है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। देश में साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने एक बड़े और संगठित ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिनमें 4 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम को देश और विदेश में घुमाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सीबीआई ने 58 कंपनियों और सैकड़ों बैंक खातों पर कार्यवाही की। इस मामले में आम नागरिकों को अलग अलग ऑनलाइन ठगी योजनाओं के जरिए निशाना बनाया गया। सीबीआई की जांच ने दिखाया कि ये अपराधी बेहद परत दर परत और टेक्नोलॉजी ड्रिवन तरीके से काम कर रहे थे। गूगल, एडीएस, एसएमएस कैंपेन और म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और कानून की नजरों से बचने की पूरी तैयारी की। सीबीआई ने इस नेटवर्क की रीढ़ 111 शेल कंपनियों के रूप में पाई। इन कंपनियों में डमी डायरेक्टर, नकली दस्तावेज और झूठे पते का इस्तेमाल करके बैंक और पेमेंट गेटवे अकाउंट खोले गए। इन खातों में एक अकेले अकाउंट में ही 152 करोड़ रुपए जमा हुए। जांच में यह भी पता चला कि नेटवर्क का वास्तविक कंट्रोल विदेश से किया जा रहा था। सीबीआई ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 ठिकानों पर छापे मारे। डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए और फॉरेंसिक जांच की। जाहिर है, इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया कि साइबर अपराध अब सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं रह गया है,
बल्कि ये संगठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। सीबीआई की कार्रवाई से ये संदेश भी साफ है कि कानून अपना हाथ नहीं छोड़ता और साइबर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आज हमने देखा उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप का तस्करी घोटाला, अरावली की पहाड़ियों के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विवाद, और केरल के स्थानीय निकाय चुनाव जहां कांग्रेस और बीजेपी ने लेफ्ट को चुनौती दी। इन सभी खबरों ने साफ कर दिया कि देश में अपराध, राजनीति और साइबर खतरे अब सिर्फ हेडलाइन तक सीमित नहीं है। हर खबर का असर आम आदमी की जिंदगी, कानून और भविष्य पर पड़ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। नमस्कार।